all the measures related to temperature checks, and sanitization, everything prior entry to the plant. So is there any specific, guidance from your side which we can add on so that we can prevent all our employees from the, Okay, Mr. Raja, as I talked in start of my lecture, Yes, there sir. I told you that three things are to be managed: SMS, sanitization, masking, and social distancing. आप इसके ऊपर compromise मत करो. Don't compromise on this. Sanitization is very important. Sanitization of instruments are different. Sanitization of personal hygiene is very important. Personal hygiene होनी चाहिए. Masking proper कराओ. जितने भी वर्कर्स हैं, मैंने देखा वर्कर्स जो है ना वो मास्क वही पहनते रहते हैं, 6-7 दिन तक सेम मास्क पहनते हैं. उनको प्रोवाइड कराओ, अपना सर्जिकल मास्क प्रोवाइड कराओ कि जैसे ही वो एंटर करें उनको एक मास्क दे दिया जाए, और जैसे ही वो एग्जिट करें उनसे वो मास्क उनको डिस्पोज करने का भी बता दो. डिस्पोज करने के लिए मास्क की ये काट देनी है, काट के और फिर उसके बाद फेंकना है मास्क को, ऐसे नहीं फेंकना है. और उनको सबको बोलो कि क्लॉथ मास्क भी यूज करें और सर्जिकल मास्क भी यूज करें. सर्जिकल मास्क वो जैसे एंटर करते हैं प्रीमिसेस को तो सर्जिकल मास्क लगा के क्लॉथ मास्क लगा लें ऊपर, और जब वो पूरा अपना वर्कआउट पूरा खत्म कर लेते हैं तो क्लॉथ मास्क अपना ले लें और सर्जिकल मास्क यहीं पे डिस्पोज करके जाएं. आपके पास इंसिनेटर है तो उसमें डाल दीजिए वो सर्जिकल मास्क. ओके सर, इसके ऊपर हम वर्कआउट मास्किंग और वो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करें सर. हम टाइम टू टाइम उन्हें अवेयर करते हैं. फ्लोर के ऊपर जी हाँ आ गया, ठीक हो गया सर. उनको जी there are 2-3 type of people in everywhere. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में there are two types of people. एक तो जो ignorant होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि क्या करना है, उनको बताना पड़ता है कि हाँ ये करो, मास्क प्रॉपर्ली पहनो, ये ऐसे करना है, और वो मान भी लेते हैं. कुछ एडमेंट होते हैं जो नहीं मानते हैं, उनको फिर HR वाले जानते हैं कैसे मनाना है. डॉक्टर नहीं इतना अच्छा उसमें बता सकता है, वो HR बता सकता है कैसे मनाना है उनको. और तीसरे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जी, ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, उनको मनाने का तरीका भी HR वालों को बहुत अच्छी तरह आता है. क्यों अजय? एग्जैक्टली सर. वो लोग खुद से भी ओपनली हम लोगों के सामने आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सर. अगर उन्हें कभी किसी को फीवर, कफ, कोल्ड जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, हम उन्हें आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर देते हैं. अभी इस पे जैसे हाँ जी, अभी जैसे आपने गाइड किया, हम इस चीज को भी ध्यान रखेंगे जो आपने डबल मास्किंग वाली बात कही है सर. हाँ, डबल मास्किंग शुरू कर दीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट होगा. फिर आप जैसे किसी प्रीमिसेस में एंटर करते हैं, हर एक प्रीमिसेस के बाहर आप सैनिटाइजर्स लगाते होंगे. सर वो हमने लास्ट ईयर से लगाया हुआ है सर जी. और जहाँ पॉसिबल हो, अजय वहाँ सैनिटाइजेशन की जगह उनको वॉशिंग के लिए ये क्या वॉश करो, encourage them to wash. श्योर सर. Wash their hand and then work. Gathering बंद करो जी सर. यहाँ देखा गया कई लोग ना आपस में ऐसे बाहर खड़े हैं तो ऐसे ग्रुप सा बना के खड़े होके बातें करते रहते हैं. उस चीज को भी पॉइंट आउट कराओ. यू कैन यूज योर सिक्योरिटी पर्सन टू पॉइंट आउट दैट इकट्ठे खड़े होके बातें कर रहे हैं. तो वो गैदरिंग जो है वो भी बहुत इफेक्टिव है इसमें ट्रांसमिशन के लिए. इसलिए ट्रांसमिशन को रोकने के लिए गैदरिंग भी बंद करनी पड़ेगी. जी सर. हमने सर उनके लिए फुटमार्क भी बनाए हुए हैं जहां एंट्री पॉइंट है हमारा, ताकि वो फुटमार्क को यूज करते हुए गैप के साथ ही एंट्री करें. उसके लिए सर हम उनको बोलते हैं अगर कभी ऐसा दिखता है. और जहाँ पे सर भीड़ भाड़ का समय रहता है, जैसे कि लंच करते समय, उस समय पे भी हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहें. नेक्स्ट क्वेरी. Yeah, I have another query, Doctor. Like I just heard कि कहीं जैसे मान लीजिए फॉरेन कंट्री में जब कोई वैक्सीनेशन हो रही है pertaining to this COVID,
तो वहां पे उनको जैसे रिकमेंड किया जाता है कि फॉर 10 to 14 days दे हैव टू अवॉइड द कांटेक्ट विद द फैमिली मेंबर्स आल्सो। तो जब हम इंडिया में कहीं पे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो ऐसा कुछ है नहीं। और इवन अगर इन केस कुछ सिम्टम आता है या फिर तभी बोला जाता है कि यू हैव टू बी अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर 10 days और समथिंग। सो तो वैक्सीनेशन के टाइम पे सर ऐसा क्या चैलेंज है जो मतलब वी हैव टू टेक केयर अबाउट? वैक्सीनेशन कराने के टाइम पे? जी सर। वैक्सीनेशन के टाइम पे जो भी वहां पे आ रहे हैं, यू नेवर नो किसको कोविड होगा। सेम थिंग हैज टू बी फॉलोड देयर। आपको डिस्टेंसिंग करनी है, मास्किंग करनी है, मास्क करके ही जाना है वहाँ पे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन जा रहे हैं और वहाँ पे वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में लाइक कनाडा, अमेरिका में आई हैव सम रिलेटिव्स, तो जब वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो स्पेसिफिकली उनको ये बोला जाता है कि आपको 10 से 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना है। यू डोंट हैव टू बी कनेक्टेड टू योर फैमिलीज, आपको अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं करना है। लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइंस हमारे यहाँ पे नहीं है सर, इंडिया में ऐसी कोई गाइडलाइंस कहीं भी नहीं है। ओके, सो वो फिर व्हाट आर दोस गाइडलाइंस? दीस आर द फेक न्यूज़? ना ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन करा के आपने क्वारंटाइन होना है। क्वारंटाइन होने की कोई नहीं है, प्रिकॉशंस हैं बस। ओके, सो वी जस्ट जी। हाँ जी गोस्वामी जी। या आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन ले रहा था। जैसे कोई हमारा एम्प्लॉय इन्फेक्टेड हो चुका है और उसका पॉजिटिव आरटीपीसीआर आया हुआ है, तो हम जानते हैं कि उसके साथ रहने वाले जो प्राइमरी कांटेक्ट में हैं उनको तो हम आइसोलेट कर लेते हैं, पर जो सरफेस जहाँ उसने टच किया हुआ है, तो क्या ये रहता है कि सरफेस से कोई कंटामिनेशन के चांसेस दूसरे कैंडिडेट को है? जैसे मान लो कोई कंप्यूटर पर काम करके गया है तो हम आए तो उसको स्टेरलाइज कर दो ना, पर क्या वो ज्यादा सीवर करने हैं या कुछ और भी प्रिकॉशंस लेना है? मैंने सरफेस पे, पेपर्स पे, बुक्स पर, ऐसा कुछ ऐसे है ना, उसके ऊपर स्प्रे मार दो आप, जो सरफेस सैनिटाइजर होता है वो मार दो, और 24 to 48 आवर्स किसी को यूज मत करने दो। ओके, यूज आफ्टर 24 to 42 आवर्स। 48 आवर्स के बाद ही यूज करो, टू बी ऑन सेफर साइड 48 आवर्स के बाद यूज करो। ओके डॉक्टर साहब, मेरा इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि मान लो हमें अपने कमरे को या अपने ऑफिस को सैनिटाइज करना है, ताकि एयरबॉर्न अगर हो गया, मुझे सस्पेक्टेड है कि यहाँ पे एयरबॉर्न तो नहीं हो गया, तो ऐसे चैलेंजेस जैसे चेंज रूम में काफी रश होता है आते जाते समय, तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूमिगेट करूँ। तो फ्यूमिगेशन मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है हमारे पास बीरोसिल और दूसरा होता है आईपीए। तो क्या आईपीए इफेक्टिव है या बीरोसिल मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड इफेक्टिव है? सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका कितना कंसंट्रेशन है सर सोडियम हाइपोक्लोराइड का? कंसंट्रेशन जो नहीं 6% का होता है पूरा लगा के, ये स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं उसके ऊपर ना। हाँ। ओके गोस्वामी, जो हम यूज करते हैं उसको वो काफी है, जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं सोडियम हाइपो को यूज करने के लिए। ओके सर, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर जो फिजिकल प्रोडक्ट में आएंगे, किसी के कपड़ों पे गिर गया और कर गया, वो सारा नुकसान करेगा फिर वो। एक और बात है, जैसे ही आप उसको सैनिटाइज करते हैं उसके बाद उसको बंद कर दीजिए, कम से कम 12 आवर्स के लिए उसको मत यूज करिए। ओके, 250 ml। गुड आफ्टरनून सर, एक क्वेश्चन और लास्ट था मेरा, प्रमोद जी प्लीज। 250 प्लस 750 ml, 250 ml सोडियम क्लोराइड एंड 750 ml जो है वो वाटर। अच्छा, 250 750। डॉक्टर साहब, एक और था, जैसे कोविड का वैक्सीन लगवाना है, तो मेरा एक क्वेश्चन था, मिसेस कह रही थी उसको बीपी की टैबलेट लेते हैं कोई फैमिली मेंबर, तो क्या बीपी जो हाई रहता है 45, 145, 140 बीपी की टैबलेट लेते हैं, तो क्या उनको वो कोवैक्सीन लेना चाहिए, कोविशील्ड या नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? ओके, थैंक यू डॉक्टर। 100% लेना। एज क्या है, एज अगर ज्यादा है और वो अगर किसी ब्लड थिनर पे हैं, अगर इकोस्प्रिन वगैरह ले रहे हैं, तो वो भी कंटिन्यू करना चाहिए।
ओके, थैंक यू। नॉर्मल जो मेडिकेशन है, किसी की भी कोई भी मेडिकेशन चल रही है, वो वैक्सीनेशन के टाइम पे बंद नहीं करनी है। एक बहुत बड़ा मिथ है और बहुत गलत वो इंफॉर्मेशन फ्लोट की जा रही है कि आप सारी मेडिसिन बंद करिए और फिर वैक्सीनेशन लीजिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। अपने एंटी डायबिटिक मेडिसिन, अपनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, थायराइड की जो भी मेडिसिन चल रही हैं वो वैसे ही लेनी है जैसे आप ले रहे हैं ड्यूरिंग वैक्सीनेशन। जो IHD के पेशेंट हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, उनको इकोस्प्रिन लेनी है प्रिवेंटिव। इकोस्प्रिन पहले ही शुरू कर देनी है और वैक्सीनेशन कराने के, सेकंड वैक्सीनेशन कराने के बाद 40 डेज तक इकोस्प्रिन लेनी है। एल्डरली पेशेंट्स को हम पहले ही दे रहे हैं, इकोस्प्रिन दे रहे हैं ताकि वो प्रिवेंशन बनी रहे। मेडिसिन कोई नहीं बंद करनी है, मेडिसिन सब खानी है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रमोद जी प्लीज कंटिन्यू। सर हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर मुझे वैक्सीनेशन करवाना है तो क्या वैक्सीनेशन करवाने के पहले मुझे अपना एंटीबॉडी लेवल चेक करवाना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर मान लीजिए मुझे सर प्रीवियस में मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है कि मुझे कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हुआ होगा, तो मुझे क्या एंटीबॉडी लेवल टेस्ट करा के वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या मैं वैक्सीनेशन सीधे जाके करवा सकता हूँ? वैक्सीनेशन करा सकते हैं आप। वैक्सीनेशन कराने के बाद अगर एंटीबॉडी चेक कराना है तो करा सकते हैं। देयर इज 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडी चेकिंग, एक क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव एंटीबॉडी चेकिंग विल टेल यू कि यू हैव गॉट एंटीबॉडीज और नॉट, यस और नो। और क्वांटिटेटिव जो होगी उसमें आपको लेवल्स भी बता देंगे वो। हेल्दी लेवल एक्चुअल आपको एंटीबॉडी टाइटर मिलेगा आफ्टर 45 डेज आफ्टर सेकंड वैक्सीनेशन। ओके सर। सर हेल्दी लेवल क्या होता है इसका सर, एंटीबॉडीज का? मतलब उतना होने पर 150 तक होता है। ओके सर। क्वांटिटेटिव आपको वैक्सीनेशन करवा ली, उसके बाद एंटीबॉडी लेवल चेक करने से कोई एडवांटेज नहीं है। नहीं सर, ओनली एक आपको एक वो है कि मैंने एंटीबॉडीज मेरी बन गई हैं बस, बाकी एडवांटेज नहीं है। और एक और बात यहाँ एम्फसाइज करना चाहूंगा मैं, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा। जहां आपने वैक्सीनेशन करा लिया, डोंट फील दैट यू आर टोटली प्रोटेक्टेड। ये लाइन मैं बता रहा आपको, डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट यू आर फुली प्रोटेक्टेड आफ्टर यू आर टेकन 2 वैक्सीन और 1 वैक्सीन और 2 वैक्सीन। इवन आफ्टर 1 वैक्सीन पीपल आर सेइंग कि छाती जोड़ी होकर चल रहा है कि हाँ मैं तो वैक्सीनेशन हो गया, मैं ठीक हूँ। नहीं, 2 वैक्सीन करने के बाद भी नहीं। मैं आज का एपिसोड बता देता हूँ। कल हमने अपने एक डॉक्टर को लूज किया है आफ्टर 2 वैक्सीनेशन, 45 days after vaccination he got his antibody titer also done, good antibody titer, and we lost him. So there is no confirmation that you will not get infection after getting antibodies also. तो फिर 3 बातें वही, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है मास्किंग तो छोड़नी ही नहीं है। सर अगर कोरोना सेकंड टाइम होता है तो सर उसका इम्पैक्ट कितना है? सेम इम्पैक्ट है, जो फर्स्ट टाइम पे होता है उतना ही इम्पैक्ट सेकंड टाइम पे भी हो सकता है। प्रमोद जी सर। कोई ऐसा कोई ग्रेडिंग नहीं है कि सेकंड टाइम पे आपको कम हो जाएगा। एक बार स्वाति का केस एक बार डिस्कस करो सर से। सर नमस्कार। अभी सर हमारी कलीग है सर, उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ था RT-PCR में अपना फर्स्ट वीक ऑफ मई में सर, 1 तारीख के आसपास की बात थी, 28 अप्रैल को। उसके बाद सर क्या हुआ कि उसको कोई सिम्टम नहीं था, बट उसको पॉजिटिव आ गई थी रिपोर्ट। उसको कुछ भी सिम्टम नहीं हुआ, 1% भी इन्फेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी पिछले उसने क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके सर उसने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, और अभी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में सर उसको बुखार आ गया एकदम से 102 डिग्री का, और कंटिन्यूअस बना हुआ था 3-4 दिन तक। फिर इसमें सर क्या हो सकता है? नहीं तो अभी सर उसने RT-PCR नहीं करवाया है, अभी दोबारा चेक किया? नहीं सर, दूसरी बार अभी RT-PCR नहीं करवाया है। हाउएवर वी आर इंसिस्टिंग, हम उसको बोल रहे हैं कि तुम एक बार RT-PCR फिर से करा लो। ऐसे है ना, इफ शी हैज गॉट फीवर शी शुड बी क्वारंटाइन, दैट्स ऑल। RT-PCR तो बाद में कराएगी, RT-PCR की रिपोर्ट भी 3 दिन के बाद आएगी, पर क्वारंटाइन मस्ट है। सर अभी हमने उसका क्वारंटीन किया हुआ है, वो अपने घर पे ही है सर।
हाँ, वही रहेगी 14 डेज का। आरटीपीसीआर करा ले, अगर उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं और पहले पॉजिटिव आई है वो, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा भी पॉजिटिव हो सकती है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि एक बार जो पॉजिटिव आया है वो दोबारा पॉजिटिव नहीं होगा। सर लास्ट मंथ ही उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था और अप्रैल के लास्ट में उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी, तो अभी हाल ही में उसे फीवर आया है और उसके डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया था सर कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए, टीएलसी डीएलसी ये सारी चीजें। सर करवाओ वो तो कर। जी जी जी, WBC काउंट बढ़ा हुआ है उसका। गिरीश सर, मैं पर्सनली डॉक्टर साहब से 2 मिनट के लिए मिलके उसकी रिपोर्ट दिखा के बात कर लूंगा इस चीज हाँ के हाँ लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात है, हम ना जब चल रहे हैं तो हो सकता है कोई और रीजन से भी फीवर आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हम कोविड से डील कर रहे हैं तो कोविड से ही फीवर आएगा, पर एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है हमने कि जो फीवर आता है पेशेंट को तो हम उसको आइसोलेट कर ही देते हैं, क्वारंटाइन कर ही देते हैं कि अलग कर देते हैं, आइसोलेट करना ही करना है। यस पर ये सर, फीवर किसी और वजह से भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है जब टीएलसी काउंट बढ़े हुए हैं। तो ये जो जनरल इन्वेस्टिगेशंस हैं जैसे टीएलसी कराना, सीआरपी कराना, ये तो करा ही लेना चाहिए, फिर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। जी जी, उसका टीएलसी काउंट वगैरह वो सब बढ़ा हुआ है सर फिलहाल, हो सकता है कोई और भी रीजन रहा होगा, पर हमने उसको आइसोलेट किया हुआ है। might have got some other infection also, ऐसे जरूरी नहीं है कि कोविड ही हुआ हो, कोई और इन्फेक्शन भी हो सकती है। पर वो जो कोई और इन्फेक्शन भी होने का मतलब ये नहीं है कि शी विल स्टार्ट वर्किंग इन पब्लिक। श्योर सर। अगर हमारे को कोई और भी इन्फेक्शन लग रही है तब भी हम पेशेंट को 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन कर ही देते हैं कि रेस्ट कर ले, तू आराम से बैठ जाए। ठीक है सर। इवन इफ आई एम 100% श्योर कि पेशेंट को यूटीआई है, मेरे को पता है कि इसको यूटीआई, पर फिर भी मैं उसको यही एडवाइस करता हूँ कि आप घर पे बैठो, मत पब्लिकली मिंगल हो, क्योंकि उसका एक और रीजन, बहुत बड़ा रीजन ये है कि वंस यू गॉट ए इन्फेक्शन योर इम्यूनिटी इज वेरी लो, your immunity level is going low and you are bound to get other infections also। वो जैसे ही एक्सपोज होएगी वैसे ही उसको अटैक करेगा वो, और जो कमजोर आदमी होता है उसको पहले अटैक किया जाता है, पहले ही उसका इम्यूनिटी लेवल डाउन। सर मैं गिरीश गुप्ता बोल रहा हूँ सर मुझे थोड़ी सी जानकारी ये चाहिए थी कि जैसे मैंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है, पहला वैक्सीनेशन 30 अप्रैल को, और दूसरे वैक्सीनेशन के लिए जब पहले जो स्लॉट था वो 6 to 8 वीक का था, जो गैप था सेकंड वैक्सीनेशन के लिए, अब उन्होंने 12 से 16 वीक का गैप दिया है। तो मुझे किस चीज का प्रिकॉशन रखना चाहिए सर, और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज वैक्सीनेशन के बाद कई बार ऐसा लगता है कि कई बार थोड़ा वीकनेस लग रही है या बॉडी में पेन हो रहा है, तो किस तरीके से मुझे मतलब प्रिकॉशंस रखने चाहिए इसके लिए, एंड उसका रीजन क्या हो सकता है सर कि इतना गैप फिर से बढ़ा दिया उसका? जहाँ तक गैप का सवाल है, वो गैप बढ़ाया गया है, ये देखा गया है कि जिनको गैप के बाद लगाया है वैक्सीन उनका इम्यूनिटी लेवल ज्यादा रहा है, उनका जो एंटीबॉडी लेवल जो है वो ज्यादा रहा है, इसलिए ये गैप बढ़ा दिया गया है। पहले 4 to 6 वीक्स था, अब 8 वीक्स कर दिया गया है, 8 वीक्स कर दिया है। ये गैप तो स्टडी के बाद ही बढ़ा है गैप। नहीं सर, अभी जो नया जो एक गाइडलाइन आया था 27 अप्रैल को, उसमें उन्होंने शायद 12 to 16 वीक किया हुआ है सेकंड डोज के लिए कोविशील्ड को। हाँ किया है, ठीक बोल रहे हैं आप, पहले 4 to 6 था, 12 कर दिया। जी 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 सर, वो गैप बढ़ा दिया है क्योंकि ये देखा गया है कि जो एंटीबॉडीज फर्स्ट इंजेक्शन के बाद बनी है उसको अगर हम जल्दी दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं तो उतनी एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, अगर हम गैप दे के लगाते हैं तो ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं। ओके, ज्यादा एंटीबॉडीज बने इसलिए हमने आगे गैप बढ़ा दिया है, अब वैक्सीनेशन का गैप बढ़ा दिया। नहीं बट सर इसमें जैसे आपने फर्स्ट वैक्सीन लगा ली है तो आप सोच रहे हो सेकंड वैक्सीन लगाने के बीच में क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं? आपको प्रिकॉशंस वही लेने हैं जो आपने वैक्सीनेशन लगाने से पहले लिए थे, और अगर आपको दूसरी भी लग जाती है वैक्सीन उसके बाद भी आपने वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो आप पहले लेते आए हैं। नहीं, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर
मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे वैक्सीन लगाने के बाद कई बार क्या होता है कि आपको फिजियोलॉजिकल थोड़ा चेंजेस आपकी बॉडी में अगर होते हैं, आपको कई बार थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपको कभी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, या कभी थोड़ा बहुत चेस्ट में पेन हो रहा है, या थोड़ी कभी वीकनेस लगती है, या बॉडी पेन होता है, तो उस समय हमको किस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए, या डॉक्टर से मतलब डिस्कस करना चाहिए उस चीज के लिए? डिस्कस कर लो, अगर आपको कुछ होता है तो डिस्कस कर लो ना डॉक्टर से। जी 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 सर। जो भी डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर है इस टाइम पे सबसे बढ़िया है फैमिली डॉक्टर आपका, जो भी है, जो आपको व्हाट्सएप पे फोन पे इस पे बता सके। यूजली हम जब ऐसे हेडेक वगैरह होता है या फर्स्ट 2 डेज फीवर आता है तो हम पैरासीटामोल ही देते हैं, कुछ और देते नहीं है। जी और कोई भी अगर आपको कोई मतलब सोर्स जो आपका इंफॉर्मेशन का है वो एक मेडिकल पर्सन ही होना चाहिए। राइट सर। आपको अपने दोस्त से दवाई पूछ के नहीं लेनी है, आपको मेडिकल पर्सन को इन्फॉर्म कीजिए, वो आपको बता देगा कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, तो विद इन 1 और 2 डेज अगर आप ठीक हो जाते हैं तो बंद कर देंगे। ठीक है सर। और जहाँ तक इन्फेक्शन का सवाल है कि कोविड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वैक्सीनेशन टोटली आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। आपको जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं वो फॉलो ही करनी है, उसके बिना नहीं चलना। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। यस हर्षिता प्लीज। गुड आफ्टरनून सर, हर्षिता दिस साइड। सर मेरी क्वेरी ये है कि जैसे हम वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं तो उस टाइम टेस्ट नहीं होता है, कोविड टेस्ट नहीं होता है, तो अगर कोई पर्सन एसिम्प्टोमेटिक है और वो वैक्सीनेशन करवा देता है, या उसको कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं बट वो बहुत ज्यादा श्योर नहीं है और वो वैक्सीनेशन कराने जाता है, इन दैट केस रिस्क फैक्टर कितना होता है सर? किसका रिस्क फैक्टर? जो वैक्सीनेशन कराने जा रहा है उसका रिस्क फैक्टर कि जो दूसरे आ रहे हैं उनका रिस्क फैक्टर? नहीं, जो कराने जा रहा है वो वैक्सीनेशन लेने के बाद उसकी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? क्योंकि काफी केसेस अगर वो इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्शन का तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो तो चलेगा ही चलेगा, वैक्सीनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। एक्चुअली जब हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन जो है रिएक्शन क्रिएट्स ए रिएक्शन इन द बॉडी टू फॉर्म एंटीबॉडीज, ठीक है। वो जो एंटीबॉडीज जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं बनती हैं कि आप इंजेक्शन लगाएंगे और एंटीबॉडीज बन जाएंगी, इतना क्विक रिएक्शन नहीं है, वो स्लोली बनेंगी एंटीबॉडीज एंड इट टेक्स अबाउट 45 डेज टू एंटीबॉडीज टू टेक ए लेवल। तो उससे कोई वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। हाँ, इन्फेक्शन उसको पहले भी हो सकता है और वैक्सीनेशन कराने के बाद भी हो सकता है। ओके, वैक्सीनेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ही विल नॉट गेट प्रोटेक्टेड आल्सो, ही और शी विल नॉट गेट प्रोटेक्टेड आल्सो विद वैक्सीन। ओके ओके। और सर जैसे दोनों डोज लगने के बाद किसी को दोनों डोज लग गए हैं वैक्सीनेशन के और फिर उसके बाद उसकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव होता है, तो क्या वो मतलब अपने वर्क प्लेस पे या क्राउड में जा सकता है पर्सन जिसको वैक्सीनेशन हुआ है? इट मींस मेरा क्वेरी ये है कि क्या वो एज अ कैरियर काम कर सकता है कभी? यस यस, व्हाई नॉट, ही कैन गो एज अ कैरियर। उसको तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। He has to be away from the family member who is infected, plus he has to be away from the people he is getting in touch with. Okay. We can be a carrier. You can cannot be very sure that he is not a carrier. He can be a carrier. He can be a carrier. He can get infected also. Okay. Thank you, sir. सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। कैरियर से एसिम्टोमेटिक बेसिकली, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं दे आर सिम्टोमेटिक। एनीवन एल्स? किसी की और कोई क्वेरी है? सर वैक्सीनेशन के बाद में कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं सर कि वो अगर लेते रहे तो थोड़ा अच्छी हेल्दी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी बॉडी में? ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं होता है जो एंटीबॉडीज डेवलप करेगा, पर वैसे हम बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मल्टीविटामिन दे देते हैं जिससे कि
जो मॉर्बिड पेशेंट को मॉर्बिडिटी होती है, जिनको डायबिटीज वगैरह होती है, वो थोड़ा हेल्दी फील करें, डाइट अच्छी लें। ओके सर। पर ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन के बाद ये देना है, ये देना है, ऐसे कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद हम जरूर पैरासीटामोल जरूर दे देते हैं पेशेंट को, ताकि वो अगर फीवर आए तो पैरासीटामोल खा ले। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक हाँ जी प्लीज। डॉक्टर जी चले गए? सर हैं अभी लाइन पे हैं। ये क्या बीच में क्या हो गया? सर ये मैं कुछ लाइनें और बोलता हूँ, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाती है, आप घबराइए मत। इन्फेक्ट हो रही है, किसी को भी हो सकती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी हो रही है, हम काम कर रहे हैं हमें भी हो रही है, कईयों को हो रही है इन्फेक्शन। पहले घबराए मत, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप अपने मेडिकल जो कंसल्टेंट है उसकी टच में आ जाए, उसके टच में जरूर रहें, जो मेडिकल कंसल्टेंट है। थर्ड इज, अपने आप अपना ट्रीटमेंट मत करें। तब वो हो गया है कि नेगेटिव आएगा तो ही हम वो करेंगे, पर कई बार कोई नेगेटिव नहीं भी आता है, सिम्टोमेटिकली भी देखना पड़ता है सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी। सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसको दोबारा एक बार 1 हफ्ते का गैप देख के दोबारा करा के देख ले, आ जाएगा नेगेटिव। तो सर ऐसे में क्या उनको ड्यूटी पे लेना उचित है, या तब तक जब तक नेगेटिव नहीं आती? आप नहीं ले सकते, आप चांस नहीं ले सकते, इसलिए आपको अभी नहीं लेना उनको, तो 1 हफ्ते का गैप और देना है। ठीक है सर। सर एक क्वेरी और थी जी, कुछ लोगों का मानना ये है सर, जिन लोगों के साथ बेहद गंभीर स्थिति बन जाती है वो कुछ वायरस के स्ट्रेन की वजह से होता है, या बहुत ज्यादा क्लोज होने की वजह से, कोई बहुत ज्यादा क्लोजली इन्फेक्ट हो गया किसी के नजदीक बेहद जाने से उसको वायरस की डोजिंग ज्यादा होगी? ना, क्लोजली का नहीं है, वायरल लोड का है। वायरस कितना है उस पर डिपेंड करता है। वायरल लोड अगर बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। स्ट्रेन्स आर आल्सो देयर, स्ट्रेन्स है कुछ बहुत ज्यादा फेटल हो रहे हैं, कुछ ब्राजीलियन स्ट्रेन है, वो काफी फेटल स्ट्रेन है, एक यूके से आया स्ट्रेन है, क्योंकि ये भी म्यूटेंट कर रहा है ना, वायरस अपने आप को भी चेंज करता जा रहा है। तो ये हमारे को जो हम मेडिसिन दे रहे हैं वो भी हमारी बार बार चेंज होती हैं, क्योंकि वायरस भी अपने आप को चेंज कर रहा है, हमें मेडिसिन भी चेंज करनी पड़ रही है जी। ये भी देखा गया है कि लोग मेडिसिन खाते हैं और देखा कि थोड़ा ठीक हो गया तो मेडिसिन बंद कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ तो ठीक हो गया। तो वो एक्चुअली बिना गाइडेंस के मत करो उसको, मेडिसिन मत करो, ये भी एक बहुत बड़ी वो है। स्किप कर जाते हैं मेडिसिन की, हाँ मैं तो ठीक हो गया, मैं क्यों खाऊं पैरासीटामोल। एक्चुअली हम शुरू में हम पैरासीटामोल देते हैं तो हम कहते हैं उनको कंटिन्यूस ना दिन में 3 बार खाओ, डोंट वेट फॉर फीवर टू कम। वेट करते हैं कि फीवर आएगा तब मेडिसिन खाएंगे, ऐसे नहीं करना है। जो मेडिसिन दे रखी है वो लगातार खानी है जी सर। फिर कोई आ जाता है कि कोई आयुर्वेदिक आ गई जी, ये खा लो इससे ठीक हो जाएंगे, फिर कोई होम्योपैथिक आ जाता है, वो दवाइयाँ बूंदे डाल के देता है इससे ठीक हो जाओगे। एक्चुअली बॉडी आपकी है, आपने जो करना है वो कर सकते हैं। एज ए एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हमने बहुत रिसर्च करी है और हमने कोई भी परफेक्शन किसी में भी नहीं है, और हम भी जो ट्रीट कर रहे हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत वेरी करता है। अगर मेरे पास 2-4 पेशेंट हैं तो चारों को अलग अलग तरह से मैनेज करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कीप इन टच, फिजिशियन के टच में रहो हमेशा, उसको अपने को हर रोज जो भी आपके डेवलपमेंट होती है वो बताते रहो। तो फिर जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं इनकी वो हम रोक सकते हैं। एक तो 4-5 दिन के बाद जब पेशेंट बेटर फील करने लगता है ना, तो वो सारी चीजें छोड़ के शुरू हो जाता है सब काम करना। एक तो काम करना शुरू कर देता है, एक मेडिसिन बंद कर देगा, नहीं अब तो मेरे को ये नहीं है, मैं ये बंद कर देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ। फिर वो 7th-8th डे पे फिर वो ब्लास्ट होता है, जिस टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल लोड आ जाता है, साइटोक्रोम स्टॉर्म हो जाती है, तो फिर वो ब्लास्ट हो जाता है, फिर उसके बाद निमोनिया सेटिंग हो जाता है।
ये 100% पेशेंट, और ये भी बात समझने की है कि ये खाली 5% पेशेंट में होता है अजय, ये खाली 5%, फॉर एवरीबॉडीज नॉलेज ओनली 5% ऑफ द पेशेंट गो बैड, 95% जो है वो रिकवरी हो जाती है। अगर पेशेंट से चलो तो 95% रिकवर वेरी वेल। ओके सर, थैंक यू सर। त्यागी जी, अभी आप कनेक्ट हुए थे, आपकी कोई क्वेरी है? डॉक्टर त्यागी, और किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब का भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सो आई एम श्योर डॉक्टर साहब की बातचीत से डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी गाइडेंस किया, टीम ने उससे बहुत बेनिफिट लिया होगा। एक बात तो डॉक्टर साहब की बातों से क्लियर निकल के आ रही है, हमको अपना बचाव खुद ही करना है। जैसे उन्होंने कहा, वैक्सीनेशन इज ऑल्सो नॉट ए गारंटी टू प्रोटेक्शन। it helps in protecting you, but again it is not a guaranteed protection। सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने फर्स्ट स्टार्टिंग में बोली है, मास्क पहनिए, मास्क को सही ढंग से पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और सैनिटाइजेशन हाथों की और अपने हाथ धोने का ये प्रक्रिया फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। This is very clear what Dr. Sablok has advised us, and I am sure the entire team has benefited from it। At the same time, plant में डॉक्टर साहब every alternate day available होते हैं। टीम को किसी भी तरह का कोई शक हो वो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू फॉर योर एडवाइसेस, और थैंक्स अजय फॉर कोऑर्डिनेटिंग दिस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू शेखर जी, थैंक यू सर। यहाँ मैं एक चीज बोलूंगा, अगर किसी को कोई और भी क्वेरी आती है जो उसको नहीं समझ आता है, वो यहाँ असिस्टेंट है सना खान, इसको बता दे, शी विल मेक ए नोट आउट ऑफ इट। जो चीज आपको चाहिए उसको वो करके मेरे को व्हाट्सएप कर देगी, एंड आई विल रिप्लाई दैट ऑन हर व्हाट्सएप, और यहाँ बता देगी। थैंक्स जी सर, मैं एक चीज के सपोर्ट डॉक्टर साहब जी सर, मैं एक चीज के लिए और डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने साथ जो वेंकटेश है सर, श्री साईं, उसको इनिशियली बेहद प्रॉब्लम रही, तो डॉक्टर साहब से उसने पर्सनली एडवाइस ली और उसको बेनिफिट मिला, अभी वो ठीक है। तो सर मैं अगेन आपसे का बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद करूंगा इस चीज के लिए। ही इज क्वाइट फाइन। मैं उसके एक्चुअली मेन चीज थी कि आई वाज इन टच विद हिम। एग्जैक्टली सर, उसका तो बहुत रोज उससे अपडेट लेता हूँ, रोज अपडेट लेता हूँ, दैट मेक्स अ डिफरेंस। श्री साईं कुछ कहना चाह रहे हैं सर, प्लीज। Yes, sir. Actually, I'm thankful for Zion family, sir, for being supportive to me. And Sablok, sir, as sir has shared, sir is in contact with me daily. Sir has been messaging me daily and asking how is your health and what about the medicines. And sir said that he will change the medicine dose also once I complete my earlier dosage. Thank you, Sablok, sir, for giving me attention also. Thank yourself for sticking on to one physician. I advise everybody. It's not that you get in touch with me only. Whichever physician you are getting in touch with me, get in touch with him and keep a faith in him. He is also trying to help you only. Yes, sir. हमें कभी लगता है ना कि ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होने वाली है, तो इमीडिएटली वी टेल द पेशेंट कि you need a hospitalization now. Yes, sir. So thank you very much, sir. Thank you everyone for sparing your time. Thank you. Thank you, Dr. Sir. Thank you, sir.